चलो भाई, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको SN1 SN2 का पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया था। SN1 वर्सेस SN2, एक एक करके डिफरेंसेस बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। और अभी एप्लीकेशन जब करेंगे तो और आइडिया तुम्हें लगेगा। सबसे पहला चीज क्या था कि इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, मतलब मल्टी स्टेप है, इसमें 2 स्टेप का होता है। अल्काइल हैलाइड है तो 2 स्टेप। ध्यान रखना, SN1 ऑफ RX में बोल रहा हूँ, एल्कोहल में हो सकता है उससे ज्यादा स्टेप हो जाए SN1 में। तो RX के अंदर 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसमें क्या है 1 स्टेप। 1 स्टेप है ना। दूसरी चीज क्या है कि भाई इसका ऑर्डर कितना होता है, तो याद करो रेट इज इक्वल टू K इंटू RCl होता था, और यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू RCl इंटू न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन, यही था ना। यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर कितना है 1 है ना। बोले भाई और क्या चीजें आपको देखने को मिले। यहाँ अगर आइडियल हो, आइडियल केस हो, तो कार्बोकेटायन क्योंकि प्लेनर स्पीसीज होता है तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक अप एंड डाउन, और अगर ये कायरलिटी डिराइव कर रहा है यहाँ पे तो डेक्स्ट्रो प्लस लिवो, आइडियल केस में ये 50% 50% बनना चाहिए, जो कि रियल केस में 100% डेसिमेशन नहीं होता है। SN2 के केस में ऑन द अदर हैंड, मैंने बताया था एक ट्रांजिशन स्टेट से पास करता है। आपने देखा था वो डायग्राम ट्रांजिशन स्टेट वाला, ट्रांजिशन स्टेट का डायग्राम देखा था, क्या था उसमें बताओ। अगर ये H है, ये D है, ये T है, और यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप है, और इस साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो TS कैसा बन रहा था, इसका प्लेनर बन गया था। CH D एंड T ऐसे प्लेन में आ गए थे, यहाँ से बॉन्ड बन रहा था न्यूक्लियोफाइल के साथ, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा था, यही था ना बेटा, बोलो। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ड्यूटेरियम ऐसे हो गया, और आपको मालूम है, सॉरी डी ऐसे है, टी ऐसे है, माय बैड, है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो कायदे से अगर मैं बोलूं कि जो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहले ही अटैच होता एलजी के पास, एलजी हटा के न्यूक्लियोफाइल देखते, तो ये यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक एनालॉगस में बना रहा हूं। तो क्लियरली दिख रहा है ये और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, isn't it? तो बोलते हैं कि इन SN2 वाल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। क्या नाम देते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन, लिखो। इन SN2 वाल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। क्या वाल्डेन इन्वर्जन का ये मतलब है क्या कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो होगा, ऐसा मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। हो सकता है ये डेक्स्ट्रो हो तो ये भी डेक्स्ट्रो हो जाए, ये लिवो हो तो ये भी लिवो हो सकता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि जहां लिविंग ग्रुप अटैच है, अगर वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच करके मैं देखूं तो इसके रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बना है वो इन्वर्ट हो चुका है। ये R है तो ये S हो सकता है, लेकिन ये भी चांस है ये R है तो ये R हो जाए। आप खुद दिमाग लगाओ ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी CIP की अगर सेम हुई तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड दिखाई देगा, वो भी कौन सा, रिलेटिव वाला। एब्सोल्यूट तो हमें भी नहीं मालूम ये डेक्स्ट्रो है, हो सकता है ये भी डेक्स्ट्रो हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके लिख लो। इन SN2 वाल्डेन, WALDEN, वाल्डेन इन्वर्जन, DEN, वाल्डेन, हाँ वाल्डेन, वाल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। चेक कर लेना, वैसे स्पेलिंग यही होना चाहिए ना, वाल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन हियर? न्यूक्लियोफिलिक एनालॉगस ऑफ द रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देयर इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेकिंग प्लेस। मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो शुरू शुरू में क्या हो रहा है
जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा है तो ये धीरे धीरे प्लेन में जा रहे हैं और फिर ये पीछे की तरफ इन्वर्ट हो गए, यही हुआ ना, एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। बोलो भाई, तो यही इन्वर्जन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चल करके थोड़ा और चीज देखने की कोशिश करते हैं। SN2 रिएक्शन, जैसे SN1 के लिए फेवरिंग फैक्टर्स क्या था? फेवरिंग फैक्टर्स क्या था SN1 के लिए, बताओ? SN1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट वाला फैक्टर क्या था कि कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। अगर वो 3 डिग्री का है, अगर वो बेंजाइलिक है, या कहीं लोन पेयर लेकर के स्टेबिलिटी बन रहा है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन रहे हैं, ये सारे किसके लिए फेवर करेंगे भाई? SN1 के लिए। SN2 ऑन दी अदर हैंड किससे फेवर्ड होता है? SN2 फेवर्ड होता है भाई, हाँ जी, सबसे पहला सबस्ट्रेट में क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, इंटरेस्टिंगली अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे ना, तो यहाँ प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, और प्लस और बढ़ेगा तो इसके बीच का बॉन्डिंग अच्छा होने लगेगा, अट्रैक्शन और अच्छा होगा, तो ये जो हमारा ये हाइट था ये डिक्रीज कर जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये ट्रीएस था, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो रेट और फास्टर हो जाएगा। तो हिंड्रेंस कम एंड ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो और अच्छी बात। क्लियर है? तो मैं कुछ आपको एग्जांपल धीरे धीरे स्टेट करता हूं। SN2, अभी हम लोग SN2 ही लिख रहे थे ना लास्ट, कल तो वही लिख रहे थे, उसी के आगे लिखो, नोट करके लिखो। हाँ हाँ, अरे तो ये तो मैं बस, अरे कल ये लिखवाया ही था ना, बस अभी सामने सामने तुमको रिवाइज करा रहा था। लिख रहे हो क्या तुम लोग इसको? जो पॉइंट अलग लग रहे हैं उसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ जी, लिखो आगे, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखो। द रेट ऑफ SN2 will be affected by सबसे पहला लिखो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड दूसरा क्या था? सेकंड क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अगला पॉइंट लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन where leaving group is attached, where leaving group is attached, it will increase the stability of transition state. It will increase the stability of transition state. नहीं, न्यूक्लियोफाइल कहाँ भी अटैच हुआ है? अभी तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वहां अगर हमारे पास आ जाए कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब अलग बात है कि ट्रांजिशन स्टेट ये है जिसमें न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है ना, तो मैं तो बोलूंगा यही ना, रिएक्टेंट पर अगर ये लग जाए तो ठीक है। आगे बात समझ में? increases the stability of transition state and hence the rate of reaction is increased। अगर कुछ चीजें आपको समझाता हूं मैं, जैसे देखो बेटा, आपसे मैं ऑर्डर पूछूं ना, ऑर्डर रिलेटिव, या ऐसा लिख दो रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू SN1, और मैं आपको सबस्ट्रेट दे दूं, बस अभी लिखना नहीं, अभी समझो बस। तो ये CH3Cl दे दिया, फिर आपको CH3, फिर CH3,
मैंने यहाँ Cl डाल दिया और एक बीच में मान लो 1 डिग्री वाला भी देता हूँ। अब मैं इसमें लेकर के मैं बोलूं कि भाई मान लो आपके पास न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट का कंडीशन आइडेंटिकल रखूं, तो रिलेटिव रेट ऑफ SN1 इसमें क्या होगा? सबसे फास्टेस्ट कितना होगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री विल बी फास्टेस्ट फॉलोड बाई मिथाइल है, वो मिथाइल हैलाइड। यही बोलोगे ना भाई, कुछ अलग तो आंसर नहीं आएगा। हाँ जी, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा के रखा हुआ है कि इनमें SN1 से रिएक्शन जाएगा नहीं। कॉम्पिटिटिव चीजें है ना, SN1 हो रहा है, साथ के साथ SN2 चल रहा है, जिससे भी जो देखो हमेशा बोलते हैं जब पैरेलल रिएक्शन होने लग जाए, पैरेलली एक पाथ हो रहा है दूसरा भी होने लग जाए, तो ऐसे केस में रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज द फास्टेस्ट रूट पॉसिबल। अगर उसे SN1 होने में प्रॉब्लम है, SN1 होने में प्रॉब्लम कब आएगी? जब पहला जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो और स्लो हो जाए। वो कब स्लो हो सकता है? जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी खराब होने लग जाए। तो सबसे फास्ट है ये, फिर ये, उसके बाद बहुत ही खराब है इन दोनों का हालत, तो भाई ये नहीं चल रहा होगा तो बैक साइड से तो कोलिजन हो ही रहा होगा। 3 डिग्री में यही अगर मैं बात करता SN2 का, SN1 का ये ऑर्डर है, SN2 का बात करता तो क्या बोलते हैं? उल्टा हो जाता है। पैरेलली इसलिए बोलते हैं कि भाई ये किससे जाता है? SN1 से। ये दोनों किससे जाते हैं? SN2। ये बीच वाला कंडीशन डिपेंडेंट है, दोनों से ही खराब है ये। दोनों से खराब क्यों है? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है और हिंड्रेंस भी ठीक ठाक है, दोनों से ही इसका रेट स्लो जाता है। अब जैसे जैसे आप कंडीशन बाकी सब इधर उधर करोगे उसके हिसाब से बनेगा। जैसे सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक करते चले गए, SN1 की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग करते चले गए, सॉल्वेंट को पोलर ए प्रोटिक करते चले गए, SN2 की कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। अरे ये लिखवाया था ना कल, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट और ये सब चीज समझ में आया? अच्छा, तो अब लिखना शुरू करो। रिलेटिव रेट फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड फॉर SN1 एंड SN2 करके लिख लो ये। चलो भाई, MS लेके आए हो? कोई लाए हो? बहुत ही अच्छा सेट दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स का ना, पूरा SN1 SN2 एकदम क्लैरिटी आ जाएगी तुम लोग को कि किस तरीके से करना है। चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मतलब इसमें ना सारे केसेस बढ़िया से क्वेश्चन के फॉर्म में, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो मैं मार्क करा दूंगा। नोट कर लिया इसको? अरे बस करना क्या है, SN1 में मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, SN2 में रीजन जरूर लिखते जाना वहां पे, और वर्डिक्ट भी लिख लो। वर्डिक्ट क्या है कि दिस विल गो विथ and these two will go with and this depending on the condition, other condition। सबस्ट्रेट इसमें डिसाइडिंग फैक्टर नहीं आएगा इसके केस। चलो मैं रिएक्टेंट लिखता जाऊं, आप मुझे बताते चलो। मिटा दूं? हाँ, आइए चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, कैसे जाएगा ये?
पाथ डिसाइड करो, कौन से साइड से ये फास्टर होगा, SN1 से या SN2 से। मजा आ गया ना क्वेश्चन देख करके? कुछ मजा आया? एक तो ये 1 डिग्री दे दिया है, हाँ, इमीडिएट वाला तो 1 डिग्री है ना मोटू। अरे हाइड्राइड शिफ्ट तो तब कराओगे जब कार्बोकेटायन बने, अभी कार्बोकेटायन बनने में ही तकलीफ है। बोलो, कार्बोकेटायन बनने में ही तकलीफ है ना यहाँ पे, तो क्या करें फिर? तो SN1 का तो चांस कम होता चला गया क्योंकि इमीडिएट 1 डिग्री बन रहा है। इमीडिएट 3 डिग्री बनता तो जल्दी हो जाता। इमीडिएट कौन सा बन रहा है? और कितने लोग कह रहे हैं सर SN2 का भी कंडीशन आपने पूरा खराब कर रखा है ना? क्योंकि चलो 2 तो हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, लेकिन एक ग्रुप अपने आप में ही सब पे भारी हो गया। ये पूरा ऐसे पूरा जगह तो यही घेर रखा है, यहाँ लिविंग ग्रुप है, आने में दिक्कत तो इस रिएक्टेंट के बारे में लिखा है, ना तो ये SN1 से अच्छा प्रोडक्ट देगा, ना तो SN2 से। बहुत ही पुअर इसका रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, पुअर SN2 एंड पुअर SN1। तो इसलिए रटना नहीं है। 1 डिग्री जो मैंने पिछली बारी लिखवाया, आप समझ रहे होगे 1 डिग्री उसमें मतलब क्या था, कि वो बल्कियर ग्रुप उसके इमीडिएट बाद नहीं था। जैसे बोलते हैं ना, बीटा अगर हैविली क्राउडेड हो जाए लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, अगर बीटा पोजीशन हैविली क्राउडेड हो जाए तो चाहे ये 1 डिग्री क्यों ना हो, बट ये पुअर SN2 हो जाएगा। इसलिए रटना नहीं है, सारी चीजें समझते हुए करना है। इफ बीटा पोजीशन इज हैविली क्राउडेड, देन बोलो SN2 के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मोर हिंड्रेंस। और SN1 इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये 1 डिग्री है। समझ में आ रहा है? आइए चलिए और आगे देखते हैं। पुअर SN1, पुअर SN2, नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी बताइए इसके बारे में। यहां न्यूक्लियोफाइल दे दी तो सब पढ़ लिया ना, SN1 SN2, दिमाग लगाओ। चलो भाई प्यारे बच्चों, लगाओ दिमाग, सोच सोच करके बताओ। करते चलो मेरे साथ। बताओ SN1 से या SN2 से? जो अच्छा हो वो लिखते चलो, जो खराब हो वो भी लिखते चलो। बताइए। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर पहले SN1 सोचते हैं, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएगा बेटा? बोलो, क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है? क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री है यार। नहीं, मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में पूछ रहा हूँ, कार्बोकेटाइन नहीं स्टेबल। मैं ऐसे बना दो कार्बोकेटाइन। साक्षी बाबा बताइए, ये प्लस आएगा तो? हाँ बिल्कुल। तो ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव लेके आना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पाई बॉन्ड भी लगाना पॉसिबल, क्योंकि इस जगह पे प्लेनर
नहीं हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ प्लेनरिटी नहीं पॉसिबल है। बोलो भाई, सबको क्लियर है? हाँ, चलो, तो इसलिए ध्यान रखना। तो SN1, SN1 बिल्कुल खराब, SN1 चांस नहीं है, SN1 चांस नहीं है, SN2, 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 SN2 का क्या बोलोगे? SN2 का क्या बोलोगे? हाँ, देखो, इस जगह पे तो आपको अच्छी खासी क्राउडिंग दिख रही है। बोलो भाई, तो यार न्यूक्लियोफाइल बैक साइड नहीं जा पाएगा। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। इस जगह पे तो चांस ही नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्जन कैसे लाएगा भाई? इन्वर्जन में भी तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो कि फिर इन्वर्ट होता है। तो ये जितने एग्जाम्पल दिए हैं प्यारे बच्चों, पुअर SN1 एंड पुअर SN2 पे भी, पुअर SN1 एंड पुअर SN2 का दिया। आइए प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ, बोलो। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, क्या बात है बेटा। बोलो बच्चा लो, व्हाट डू यू गाइस से? हाँ, SN श्योर? हम्म हम्म हम्म, बोलो। चलो, बगल में ये भी लिख दूं। SN1, हाँ जी सर, होगा। SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, SN2 मैंने एक बात बताई थी कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर कोई भी फैक्टर बढ़ा रहा होगा तो बढ़ जाएगा। अब देखो, ट्रांजिशन स्टेट इसका बना के दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे तुम लोग समझदार तो हो यार, जल्दी समझ जाओगे। क्या है, मॉर्निंग बैच है ना, तो थोड़ा समझदार ज्यादा है। काम नहीं करते हो अलग बात है, समझदार तो हो ही। लगता है तुम लोग को? अब नहीं लगता है? बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया तुम लोगों ने। चलो देखो, तो ये एच एच और इधर से बेंजीन में तुम्हें दिखा रहा हूं, ये ऊपर और नीचे, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था,
अरे ऐसे ही होगा ना जब लीविंग ग्रुप छोड़ रहा होगा तो यहाँ लीविंग ग्रुप। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ एम्प्टीनेस आएगी ऑर्बिटल में, और फिर ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कार्बोकेटायन का केस था कि बगल से इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। So these orbitals, because of the conjugation, is going to stabilize the transition state. इसके वजह से ये दोनों ही अच्छे तरीके से जाता है, SN1 भी और SN2। SN1 भी अच्छे से जा रहा है और SN2 भी। हाँ, बेंजीन को देख के थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ बेंजीन उल्टा सपोर्ट कर रहा है बाई गिविंग द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और पता है इनसे भी मेनी फोल्ड, मतलब 1-2 गुना नहीं, कम से कम लाख गुने के आसपास फर्क पड़ता है अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कहानी कर दूं। ये इतना पावरफुल होता है क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया विड्रॉइंग ग्रुप, SN1 का टेंडेंसी ही ब्लॉक कर दिया इसने। यहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल जिंदगी में नहीं होगा, इसके इमीडिएट डबल बॉन्ड O है, वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डिप्राइव। ये कार्बोकेटायन कभी ऐसा गलती नहीं करोगे ना बनाने का, ये मत बनाना भाई, बना के लिख लो, दिस इज अ क्राइम। और विड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ आप देखो, मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही किताब में अभी तक मुझे मिला, एंड दैट इज इन क्लेडन ना। जनरली वो MSc के लिए रिकमेंड किया जाता है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लिखा है कि इसका जो सिग्मा स्टार है, अरे याद करो ये सिग्मा है तो सिग्मा स्टार पीछे होगा, सिग्मा स्टार, और इसका पाई स्टार, पाई नहीं पाई स्टार, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एक रिलेटिवली लोअर एनर्जी और एक रिलेटिवली हायर एनर्जी का ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, और दोनों ही वेकेंट हैं। तो आप सोचो ये नॉर्मल एनर्जी जो नॉर्मल चीजों में होती है उससे भी इसकी एनर्जी घट गई, तो मतलब ये और स्ट्रांगली बॉन्ड बनाना चाहेगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट और इजीली करना चाहेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। प्लस नॉर्मल विड्रॉइंग इफेक्ट तो हो ही रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इससे भी कई गुना ज्यादा, मतलब 10 के पावर 5 टाइम्स लिखा हुआ है नॉर्मल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ना, 10 के पावर, मैं डेटा भी तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा देखो इसमें किस मीडियम, मीडियम भी दिया हुआ है, किस मीडियम में इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? मैं चेक करता हूँ, अगर अभी है डेटा तो मैं अभी लिखवा देता हूँ, बट आप लिख लो, ये एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होता है। सारे SN2 का अगर मैं सामने सामने कंपेयर करूं तो शायद इस मॉलिक्यूल से ज्यादा किसी का भी नहीं। हाईएस्ट एवर रेट फॉर SN2 रिकॉर्डेड फॉर एनी मॉलिक्यूल टिल डेट इज दिस वन। मेजरमेंट होता है ना, टेक्निक होती है, रेट तो मेजर करते हैं ना, काइनेटिक्स, कंसंट्रेशन चेंज कर करके देखते कितने टाइम में हुआ है, क्या बोलेंगे उसको। देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर आपके सामने ये मान लो क्लोरीन है और यहां मैंने NaI ले रखा है, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। एसीटोन कैसा मीडियम है? पोलर। ए प्रोटिक में भी वो याद करो बाउंड्री वाला था, एसीटोन तो टेक्निकली वो उसमें है वीकली पोलर वाले। तो सोडियम आयोडाइड एसीटोन को अगर हम लेते हैं तो अगर इसका रिलेटिव रेट R है ना, तो इन दोनों का 200R होता है, 200R, 200, और इसका 10 के पावर 5 टाइम्स R होता है फॉर SN2।
क्योंकि देखो कंडीशन में मैंने क्या कर रखा है, क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है क्या? नहीं, तो कार्बोकेटायन बनना मैंने ब्लॉक कर दिया, अब बना ही नहीं सकते आप। अरे बोलो ना, ये कंडीशन जैसे ही मैंने बोल दिया कि सॉल्वेंट ही ऐसा है कि अब आप चार्ज के फॉर्म में सेपरेट ही नहीं कर सकते हो। और न्यूक्लियोफाइल मैंने अच्छा दे रखा है, देखो I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। मैं ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी लिखवा दे रहा हूँ आपको ना, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है कौन सा खराब। तो ये इतना अच्छा होता है कि ये सिर्फ SN2 के हिसाब से जाएगा सारे केसेस में। और देखो इसमें अगर 200 R आ रहा है तो इसमें R किसका मैंने माना है, अगर नॉर्मल 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और वो देख लो कितना होता है 10 के पावर 5 R, बल्कि ऐसे ही लिख लो तुम लोग, ठीक है, डेटा के फॉर्म में लिख लो ये। यार वो लिखोगे तुम लोग अभी फिलहाल के लिए, चलो अच्छा लिख लो, मैं बोल तो दे रहा हूँ बट कितना पड़ेगा, मैं एक काम करूंगा उसका स्क्रीनशॉट ले करके ना जहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप उसको ट्राई करो समझने का, है ना। अभी मैं फिलहाल एक बार फिर से अटेम्प्ट लेता हूँ, देखो क्या होता है। इसका जो पाई स्टार है और इसका जो सिग्मा स्टार है, ये दोनों पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार, ये दोनों मिलकर के दो ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, एक लोअर एनर्जी LUMO और एक हायर एनर्जी, एक हायर एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग वाला। ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, एंड दैट टू अपने एग्जिस्टिंग एनर्जी लेवल से भी नीचे चला गया, क्योंकि भाई दो ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो एक लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है और एक, इसके वजह से इसके रेट पे इतना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लो एनर्जी में चला गया तो और स्टेबल तरीके से बॉन्ड बनाएगा ना, मतलब एम्प्टीनेस वाली जो, मतलब अगर इसका कंपैरिजन करता कि अगर किसी का ऑर्बिटल इस लेवल पे हो और एक का ऑर्बिटल इस लेवल पे एम्प्टी ऑर्बिटल, तो किसमें न्यूक्लियोफाइल इजीली बाइंड होगा, इसके साथ। तो इसका इतना फर्क पड़ जाता है, प्लस विड्रॉ तो कर ही रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस ट्रांजिशन स्टेट ना, तो वो तो कर ही रहा है, तो जो मिलकर के इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा कर देता है, ठीक है। तो आप रेट लिख लो एंड प्लस लिख लो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल। अब इसका नाम क्या लिखोगे, मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो। वैसे एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में जाता नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन रिलेटिव रेट जरूर पूछा हुआ एग्जाम, ठीक है। ये किस वजह से होता है अभी तक पूछा नहीं है, क्योंकि देखो ना हमारे एग्जामिनेशन का अपना रिस्ट्रिक्शन है, वो एमओटी को बहुत हायर लेवल तक नहीं लगा सकता। ये तो बहुत आगे की बात हो गई ना, एमओटी तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड कहां तक है, सिर्फ डाई एटॉमिक स्पीशीज तक ही हम लोग पढ़ते हैं 11th में, बोलो। तो उसके बाद तो चलो ठीक है, उसका एक्सटेंशन करके समझा जरूर दिया जाता है, बट एग्जामिनेशन में उसके पास ये राइट नहीं है कि ऐसी चीजें पूछ ले। पूछ दिया तो आप इतना तो दिमाग लगा ही लोगे, जितना मैंने भी बता दिया है, कुछ तो स्ट्राइक करेगा ही आपको। हाँ बिल्कुल, इसकी बात कर रहे हो ना, हाँ SN1 इसका इसी वजह से होगा। 2 क्यों होगा, ये तो लिखा था, बिकॉज द benzene's electron cloud also conjugates with the transition state and which makes it more stable। बताओ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो किसी सिस्टम में तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, क्यों बोलते हैं रेजोनेंस आने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्या होता है उसमें, क्या आ गया, हाँ काइंड ऑफ तुम बोल लो कि इस जगह से इस तरह से डेवलप होने की बात, मतलब ये बेसिकली कॉन्जुगेशन क्रिएट कर रहा है यार। ट्रांजिशन स्टेट ये था ना भाई, इधर से न्यूक्लियोफाइल, इधर से मैंने अब ये ऑर्बिटल बना के और दिखा दिया आपको कि अब इसका मतलब कायदे से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, अब sp2 जब एकदम टीएस में गया तो sp2 ही तो हुआ, तो p ऑर्बिटल वेकेंट हुआ ना, अब इसमें ये जुड़ रहा है और ये बाहर निकल रहा है, तो इस स्टेट को ये स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही स्टेट है जैसे नॉर्मल कार्बोकेटायन का बनता है। CH2 पॉजिटिव में भी तो ये वेकेंट p होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनता है, इसलिए ये इसको स्टेबलाइज करता है ना। तो ये रिलेटिव रेट का ऑर्डर लिख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SN2।
किसने बेटा? उसी पे अटैक करा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे बाबा, उसी पे अटैक करने का मतलब वो ऑर्बिटल तो अब इसी से एसोसिएटेड है ना, इसी मॉलिक्यूल का ये पार्ट है, तो वो जैसे ही आएगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ SN1 का चांसेस बिल्कुल ड्रॉप हो गया, SN2 है वो भी। अगर आप इन सभी का कंपैरिजन करो तो ये अगर R रेट है, R0 है, तो मैंने बताया ये 200 R0 है, और ये भी 200 R0 होता है। देखो ये देख रहे हो, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर अगर ये स्टेबलाइज कर रहा है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कितने लोग समझ रहे हैं, बेंजीन ग्रुप का क्राउडिंग भी तो है, तो जिसकी वजह से इसका स्टेबलाइजेशन इंक्रीज तो कर रहा है, बट क्राउडिंग की वजह से थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों बराबर लेवल पे। इसमें कोई एडिशनल स्टेबलाइजेशन नहीं है, सिर्फ क्राउडिंग नहीं है। इसके केस में तो भाई क्राउडिंग था, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा हो गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ ये एडिशनल बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्रिएट करता है जो एम्प्टी रहते हैं। 10 के पावर क्यों, किसको ब्लॉक कर देता है? क्योंकि SN1 के लिए क्या बनाना है हमें, कार्बोकेटाइन बनेगा स्टिल नहीं, कोई चांस ही नहीं है SN1 का इसमें। साइक्लो बताओ तुम, साइक्लोप्रोपेन के केस में, साइक्लोप्रोपेन पूछ रहा है बिल्कुल यहीं पे, साइक्लोमिथाइल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बोल रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? तो भाई मोस्टली तो SN1 ही, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, बोलो। और ट्रांजिशन स्टेट की भी स्टेबिलिटी है, तो मैं तो कहूंगा कि SN2 में भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को, तो प्लेनर है रिलेटिवली। तो दोनों तरीके से जाना चाहिए इसको, SN1 एंड SN2 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। जैसे अभी यहाँ NaI एसीटोन ले लिए हो, तो भाई जो भी जाएगा वो SN2 से ही जाना। कर लिया, बोलिए। और मैं कुछ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जिसको नोट करो, कुछ और लिख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। नंबर 1 है सबस्ट्रेट से बने हुआ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह है क्या, और दूसरा सॉल्वेंट आपने ऐसा लिया है क्या कि जो कार्बोकेटाइन एंड नेगेटिव जो भी बन रहा है उसको स्टेबल कर रहा हो। अगर ये दोनों फैक्टर आपने ले रखा है, फिर चांसेस SN1 के ब्राइट हो जाएंगे। लेकिन इस टाइप का सॉल्वेंट ले लो तो चाहे कितना भी अच्छा मॉलिक्यूल हो, कितना भी बढ़िया कार्बोकेटाइन हो, ये इधर से जाने के लिए प्लस और माइनस में ब्रेक होने का चांस आपने बहुत रिड्यूस कर लिया, क्योंकि इस तरह के सॉल्वेंट ना तो अच्छे से केटायन को स्टेबलाइज करने वाले, ना तो एनायन को। DMSO लेते तो एटलीस्ट केटायन को स्टेबलाइज तो करता होता ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। गॉट इट? कुछ और मॉलिक्यूल ले रहा हूं, आप बताते चलो मेरे को, देखते हैं आप क्या करते हैं। हाँ भाई चलो, साथ के साथ ना ये भी समझते हैं कि SN2 डैश का क्या मतलब, दिखवाया था ना SN1 SN1 डैश, SN2 SN2 डैश, बोलो SN2 डैश का क्या मतलब है? तो देखो जब CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CH2Cl आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH यानी एलाइलिक आ जाए, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उसके पास एक नहीं दो साइट होते हैं रिएक्शन के, एक तो ये डायरेक्टली और दूसरा ये भी है। कौन समझाएगा ये कैसे हुआ, कौन समझाएगा कि ये साइट कैसे हुआ? ये अगर करता है तो ये SN2 है, और ये करता है तो SN2 डैश। क्यों है बताओ? क्योंकि आप देखो जो इसका सिग्मा स्टार है, ध्यान से देखो, जो इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है और इसका जो पाई है, ये ऑलरेडी किसमें है, कॉन्जुगेशन में। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां अटैक किया और ये फ्री हो गया पूरी तरीके से, तो ये इधर अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। सो बेसिकली हाउ डज इट हैपन, कैसे हम दिखाएंगे इसको, ऐसे दिखाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग हियर और ये बाहर निकल गया। सो यू आर गोइंग टू गेट CH2 CH डबल बॉन्ड CH
2 एंड यहाँ पे क्या आ गया न्यूक्लियोफाइल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इस केस में दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कह सकते हो कि बोथ अटैक्स आर फेवरेबल। जैसे जैसे आप यहां हिंड्रेंस बता, अरे ये मैं SN2 का ही कंपैरिजन कर रहा हूं, नॉट विद SN1। ऑफ कोर्स ये SN1 से भी जाएगा, लेकिन मान लो कंडीशन मैंने ऐसा डाल दिया तो तब तो ये मजबूर है, सिर्फ किससे जा सकता है, SN। अब SN2 में भी दो पाथवेज में दिखा रहा हूं, पता कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहां स्टार लगा देगा ऐसे, मतलब आइसोटोपिक कार्बन, फिर आपसे पूछेगा इसके प्रोडक्ट्स बताओ। तो आप अगर ये बात नहीं समझते हो तो आप आंसर क्या करोगे, इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगा के आंसर कर दोगे, और उसमें एक और प्रोडक्ट दिया रहेगा मोर देन वन में, ये भी इसका आंसर है। वो तब समझ पाओगे जब आपको ये क्लियर हो कि इधर से भी अटैक हो सकता है। अब जैसे जैसे आप हिंड्रेंस बढ़ा दो उधर का चांस कम हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे मैंने 2 CH3 डाल दिया, अब बताओ यहाँ अटैक होने का चांस है न्यूक्लियोफाइल का, रिड्यूस हो गया ना, यहाँ पे है। मान लो इधर मैंने फ्री रखा, इधर 2 CH3 डाल दिया, अब कहां से अटैक होगा, यहां से अटैक होगा SN2 डैश के। समझ में आ रहा है, तो आप लिख लो, इसको बना के लिख लो SN2 डैश के बारे में। ये हाँ अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है, करते करते डिस्कस के बारे में। मिटा दो इसको, SN2 वर्सेस SN2 डैश करके लिख लेना, SN2 वर्सेस SN2 डैश। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट बना लो। चलो अभी एक क्वेश्चन पूछा है सुचेत ने कि सर ये बताओ, जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर होता है आपने समझाया था कि F माइनस से ज्यादा Cl माइनस, उससे ज्यादा Br माइनस, उससे ज्यादा I माइनस, ये वाटर के अंदर होता है या किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन इसका ठीक उल्टा है कब, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक पावर, यही सिखाया था ना। मान लो यहाँ DMSO लिख लिया तो ये ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि वो कैटायनिक पार्ट को तो सॉल्वेट करता है, एनायनिक को करता ही नहीं है। एनायनिक को नहीं करेगा तो जो सबसे छोटा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी आए सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर यहाँ पे आप क्लोरीन को बाहर कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि इस मीडियम में जिसमें आपने लिया है एसीटोन इज सिमिलर टू ए प्रोटिक ओनली, तो फिर ऐसे क्यों, इसके पीछे रीजन न्यूक्लियोफिलिक पावर नहीं, बल्कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट आउट होकर के बाहर निकल जाता है। एंड दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर मीडियम आयोडीन कैन रिप्लेस क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर ये मीडियम हटा करके तुम यहाँ वाटर रख लो तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वाटर के सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, अगर ये मीडियम हटा के कोई ऐसा ले लो जिसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाए, जिसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाए, इन दैट केस दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस DMSO के अंदर। तो ये एसीटोन स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे और कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा रहता है। मे बी चांसेस है कि DMSO डाल दो और उसमें ये डिसॉल्व हो जाए, अगर यहाँ पे जो ये बन रहा है NaCl, अगर ये soluble हो गया, which means chloride ion is free in DMSO and which is a better nucleophile than I minus, so it will reattack and ये reaction पीछे भी आ सकता है। तो इसलिए यही एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें आयोडाइड अगर आपको बनाना हो यही यूज करना पड़ेगा आपको, सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन, बहुत ही वेल प्रूवन टेक्निक। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ,
नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। क्राउन ईथर्स में भी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखो इस एसीटोन मीडियम में ये पूरा प्रूवन है कि NaCl एंड NaBr आर प्रेसिपिटेट, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर प्रेसिपिटेट बट आयोडाइड इज सॉल्युबल। ये बल्कि नोट करके लिख लेना, नोट NaCl and NaBr are insoluble in acetone but NaI is soluble। कोई बताएगा इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें आयोडाइड बनाना होता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़े हो तो तुम लोग कुछ तो बताओगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड जिन्होंने पढ़ा है एग्जाम के लिए उनमें है। फिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन है ना, ऐसे कई सारे नाम है भाई। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, एक स्वार्ट्स रिएक्शन है जिसमें फ्लोराइड्स बनाना। ये सब आएगा आगे आने वाले टॉपिक में, पहले तो अभी ये एक आप SN1 SN2 तो क्लियर कर लो, ठीक है? लिख लिया ना? तो बेटा मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे यही मीडियम सेम NaI एसीटोन क्रिएट करते हो तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, दोनों के चांसेस इक्वली हैं। लेकिन जैसे ही आप हिंड्रेंस क्रिएट कर दोगे, लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस वेर यू आर टेकिंग CH2 CH एंड CH और यहाँ CH3 डाल दिए, तो इधर वाला अटैक ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। SN2- विल बी मोर फेवरेबल। NaI एसीटोन अगर ले लिया तो I- विल प्रिफर अटैकिंग एट दिस कार्बन। और अगर आप यहां बल्कीनेस क्रिएट करोगे, किनारे की तरफ बल्कीनेस क्रिएट करोगे, सॉरी यहां NaI एसीटोन लोगे तो वो इधर अटैक करने का चांस ज्यादा बनेगा। तो ये SN2 को फेवर करता है, पिछला वाला SN2- को। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे रोकता हूँ, कुछ क्वेश्चन दूंगा इसकी और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डीपर करने के लिए, उसको देख लेना। देखो फैक्टर्स इतने ही हैं जितने बताया है, अब उनको सिलेक्टिवली आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है? अभी इसमें कुछ चीजें और रह गई हैं, जैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन NGP है, SN1- क्या है, SNI क्या है। वो I बड़ा स्पेसिफिक सा है ना, I बेसिकली यूज होता है अल्कोहल के केस में, तो अभी अल्काइल हैलाइड में उसका यूज नहीं आएगा। तो मैं देखता हूँ उसमें से क्या आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है? बट कर जरूर लेना इसको, फ्रेश है, रिलेटिवली इजीली हो जाएगा। चलो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।